क्या होता है उपसौर? एक आदमी बताओ। उपसौर को सूर्योच्च कहा जाता है। उप की बात कर रहे हैं, उप। उप मतलब होता है छोटा। उप कप्तान, यानी बात कर रहे हैं किसका? न्यूनतम दूरी का। न्यूनतम दूरी का। और न्यूनतम दूरी में क्या होता है? हाँ, तो 3 जनवरी को होगा, तो हम क्या बोले? क्या पूछे अभी? उपसौर क्या होता है? निकटतम दूरी, ठीक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की निकटतम दूरी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, उपसौर को? पेरीहेलियन। कब होता है? 3 जनवरी को। 3 जनवरी को। उपसौर का डिस्टेंस कितना है? पृथ्वी जब उपसौर की स्थिति आती है तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? दूरी कितनी होगी पृथ्वी और सूर्य के बीच की? प्रीति, ऑप्शन नहीं है याद? ऑप्शन बता दे, ऑप्शन कितना होता है? हाँ, कॉपी उल्टा लो। है 14.70। 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर। 14.70 करोड़ किलोमीटर। ऐसा ऑप्शन नहीं रहता है, ऐसा रहेगा 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर। ठीक है, नहीं 14 लिखा रहेगा। चलो, सूर्य ग्रहण क्या होता है? सूर्य ग्रहण में क्या होता है? किसके किसके बीच? ये है सूर्य। अब बोलो, कहाँ पृथ्वी? बीच में कि बाहर? यहाँ पृथ्वी। यहाँ पृथ्वी। ये सूर्य। ये इस जगह क्या है? पृथ्वी। और बीच में? हाँ, क्या बोली तू? सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ गया, बीच में आ गया चंद्रमा, तो क्या ग्रहण लगा? इसको तुम लोग बोल रहे हो सूर्य ग्रहण। बहुत बढ़िया। अब बताओ चंद्र ग्रहण क्या होगा? अब चंद्र ग्रहण क्या होगा? प्रीति बताओ। तुम लोग बोले कि पृथ्वी और सूर्य के बीच अगर चंद्रमा आएगा तो सूर्य ग्रहण होगा, तो चंद्र ग्रहण में क्या होगा बताओ? दोनों बता दो, हम सही कर देंगे, गलत कर देंगे। सूर्य और चंद्रमा के भी जो पृथ्वी आया वो सूर्य ग्रहण। अच्छा, सूर्य और चंद्रमा के पृथ्वी के बीच चंद्रमा आया, वाह। कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा तो काहे के लिए लोग पढ़ेगा? हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा तो। हाँ जी, बताओ तुम लोग कुछ। ताहिर, बोलोगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं बोलोगे तो ऐसे घूमते रहेंगे हम भी। अच्छा, संक्रांति क्यों मनाते हैं? संक्रांति मतलब क्या होता है? मकर संक्रांति मनाती है, कर संक्रांति मनाती, क्या होता है कर संक्रांति? ये तो नहीं आता है, उससे क्वेश्चन पूछता है तो पूछना पड़ेगा ना। देखो, सूर्य ग्रहण। नेक्स्ट टॉपिक, सूर्य ग्रहण। तुम लोग है कि नहीं है? कोई कुछ बोलिए नहीं रहा, ना प्रीति, ना जूली, ना ताहिर। हाँ सर, सबको है। सबको है? तुम कैसे जान गया सबको है? जान जाते हैं। सोलर इक्लिप्स, इंग्लिश में बोलते हैं इसको SOLAR, सोलर इक्लिप्स। ECLIPSE, इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण।
क्या होता है सूर्य ग्रहण? देख दो। अच्छा, सूर्य की परिक्रमा कौन कर रहा है? पृथ्वी कर रही है सूर्य की परिक्रमा। फिर से हम इसको बना रहे हैं। इस सूर्य की परिक्रमा कौन कर रहा है? पृथ्वी, कुछ इस तरह से। लेकिन इस पृथ्वी की परिक्रमा कौन कर रहा है? चंद्रमा। मान लो कि चंद्रमा भी इस जगह है। चंद्रमा ये किसका परिक्रमा कर रहा है? पृथ्वी की, इस तरह से। तो लिखो, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा तथा चंद्रमा द्वारा, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा के दौरान, पृथ्वी की परिक्रमा के दौरान जब पृथ्वी, चंद्रमा तथा सूर्य एक सीधी रेखा में आ जाता है या आ जाते हैं, एक सीधी रेखा में आ जाते हैं और चंद्रमा पृथ्वी तथा, और चंद्रमा पृथ्वी तथा सूर्य के बीच आ जाता है, तो इस घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। सूर्य ग्रहण कहा जाता है। थोड़ा तुम लोग कंफ्यूज हो जाता है ना। इस घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। नोट, सूर्य ग्रहण हमेशा, सूर्य ग्रहण हमेशा कौन से दिन होता है? पूर्णिमा में। वाह, वेरी गुड। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन, अमावस्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन, अमावस्या को इंग्लिश में बोलते हैं न्यू मून, न्यू मून। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन घटित तो होता है, परंतु प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण हो, परंतु प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण हो यह आवश्यक नहीं है। क्या हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण हो जाता है? अमावस्या के दिन होता है, यह बात सही है, परंतु प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण हो यह आवश्यक नहीं है। सूर्य ग्रहण हमेशा कब लगेगा? अमावस्या को लगेगा, लेकिन हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता है। समझ में आया तुमको? क्या समझ में आया? अब देखो, हम ऐसे समझते हैं, पृथ्वी बड़ी कि सूर्य बड़ा? अब जल्दी से बताओ, पृथ्वी बड़ी कि सूर्य बड़ा? ये अपना सन है। हो गया? अब ये जो चंद्रमा है, दिख रहा है ना बोर्ड? ये जो चंद्रमा है किसके चारों ओर घूम रही है?
पृथ्वी के चारों ओर घूम रही है। पृथ्वी किसके चारों ओर घूम रही है? सूर्य के चारों ओर घूम रही है। एक ऐसी स्थिति आ रही है कि पृथ्वी यहाँ पर है और चंद्रमा घूमते घूमते बीच में आ गया। यहाँ पर कहाँ गया? बीच में। और सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों की एक ही लाइन में हो गया। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही लाइन में आ गया। अब सूर्य का प्रकाश क्या पड़ रहा है पृथ्वी पर? कहाँ प्रकाश जा रहा है? चांद पर। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि सारा का सारा प्रकाश ही पृथ्वी पर नहीं पड़ रहा है। कुछ न कुछ चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी के किसी न किसी भाग पे पड़ रहा है। ठीक है, किसी न किसी भाग पर पड़ रहा है। लेकिन जिस भाग पर पड़ रहा है उधर तो प्रकाश होगा। लेकिन जहां नहीं पड़ रहा है, जैसे हमारा इंडिया के एरिया में मान लो कि समय नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ क्या हुआ? इसका परिछाया आ गया। यानी इस पार्ट में इतना जो पार्ट है पृथ्वी का, यहाँ क्या हो गया? अंधकार हो गया। क्या हो गया? अंधकार हो गया। अंधकार जो हुआ, अंधकार हुआ मतलब अमावस्या। पूर्ण रूप से अंधकार हो गया जिस एरिया में, वो क्या हो गया? अमावस्या। अमावस्या। और इंग्लिश में इसका नाम क्यों बोलते हैं? न्यू मून। क्योंकि अमावस्या के जस्ट अगले दिन से घड़ी लगता है। ठीक है, और चंद्रमा धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाता है। थोड़ा बड़ा फिर बड़ा होते होते पूर्णिमा के दिन पूरा बड़ा। तो नया मून मतलब नया मून का जन्म हो गया। अमावस्या के अगले दिन से क्या बनता है? नया मून आने लगता है। इसलिए अमावस्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यू मून। अब नया मून आएगा, अब नया मून आएगा, अमावस्या के बाद नया मून आएगा, इसलिए इसका नाम दे दिया न्यू मून। तो जहां परछाई पड़ गया, यहाँ पर किसका परछाई? सूर्य के सामने अगर हम खड़ा हो जाए तो हम लोगों का परछाई नहीं बनता है। तो सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है किसके ऊपर? मून पर। तो मून का परछाई कहाँ पड़ गया? पृथ्वी पर। और परछाई बनने से क्या हो गया? वहां अंधेरा हो गया। फिर मून का जो परछाई कहाँ पड़ गया? पृथ्वी पर। अब पृथ्वी पर परछाई पड़ गया तो क्या हो गया? वहां अंधेरा हो गया। अंधेरा हो गया तो क्या हो गया? अंधकार हो गया। अंधकार मतलब अमावस्या। अब समझ में आया? भूलोगे? फिगर भी बना लेगा ना। और फिगर ये आया था जेपीएससी में बनाने के लिए, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को स्पष्ट तरीके से दिखाएं। पूरा डायग्राम बना करके 50 नंबर का क्वेश्चन था। सोचो कैसे बनाए होंगे? है पूरा फिगर नहीं बनाओगे तो समझेगा लोग कैसे? मेंस का क्वेश्चन है तो आपको तो लिखना पड़ेगा पूरा एकदम अच्छे से डायग्राम बनाइए, उसका एक एक पॉइंट को लिखिए, कैसे परछाई पड़ रहा है, कैसे रोटेशन हो रहा है। पृथ्वी रोटेट कर रही है तो पूरा पृथ्वी के बारे में बता दीजिए। मून रोटेट कर रहा है तो मून के बारे में बता दीजिए। सन के बारे में बता दीजिए, सन में ये चीज होता है। 50 नंबर के लिख लेते, इतना लिखना पड़ेगा ना। तो सूर्य ग्रहण के दिन क्या होता है कि तीनों सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक ही लाइन में आ जाते हैं और बीच में कौन होता है? मून होता है। तो मून पर जब प्रकाश पड़ा तो इसकी परछाई कहाँ गई? पृथ्वी पर गई। और पृथ्वी पर जब परछाई गई तो पृथ्वी हो गया अंधकार में। हमने क्या किया? सूर्य में ग्रहण लग गया। अरे बाबा, सूर्य में ग्रहण नहीं लगा है, सूर्य एकदम बिल्कुल ठीक ठाक है। बस बीच में एक चीज आ गया है, कौन? चंद्र जी, इसी के लिए बोलते हैं सूर्य ग्रहण। अरे हम सूर्य को नहीं देख रहे तो ग्रहण हमको लगा कि उसको लगा? वो तो जहां है वहां छिड़के है। लेकिन आदमी जो है ना अपना पॉजिटिव निकालता है, दूसरे को तो नेगेटिव बोल देता है। उसी में ग्रहण लग गया होगा, वही बेचारा खत्म हो गया। जैसे 10-20 साल तक कोई आदमी घर नहीं आता, लगता पक्का मर गया होगा वो। ठीक है, नहीं बोलता है, अनुमान लगाने लगता है कि उसके साथ कुछ दुर्घटना हो गया। लेकिन वो बेचारा सही है, आया 20 साल के बाद अपना बाल बच्चा को लेकर फिर चला गया। नहीं, तो अनुमान लगाने में माहिर है, तो वो अपने फेवर में बोलता है नहीं पक्का वो मर ही गया होगा। तो यहाँ सूर्य दिखने नहीं लगा पृथ्वी के लोग को, सूर्य दिखने नहीं लगा पृथ्वी के लोग को, तो क्या बोलता है? उसी में ग्रहण लग गया होगा, कुछ ना कुछ हुआ होगा उसी को। अरे उसको कुछ नहीं, वो ठीक है, सही सलामत है। बीच में खाली कौन आ गया है थोड़ा देर के लिए, फिर दूसरे दिन निकल जाता है। वही ना, बुड़बका ही है। तो मून बीच में आ गया। अब गलती होगा फिर? अभी कहाँ वहां पहुंच रहा है, पहले यहाँ रहो। समझ में आ गया? सूर्य ग्रहण गलती होगा, सूर्य ग्रहण गलती होगा। नेक्स्ट, चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण, लूनर इक्लिप्स। चंद्र ग्रहण को बोलते हैं लूनर, LUNAR। इक्लिप्स का स्पेलिंग लिखा हुआ है ECLIPSE, लूनर। लून शब्द चंद्रमा के लिए प्रयोग होता है। लून शब्द किसके लिए प्रयोग होता है?
चंद्रमा के लिए प्रयोग होता है। LUNAR, लूनर। चंद्र ग्रहण, लूनर इक्लिप्स। LUNAR, इक्लिप्स। क्या होता है इसमें? लिखो, जब पृथ्वी कौमा चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है, तो इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। फिगर बनाओ। अब क्या हो रहा है, एक ऐसा समय आया कि पृथ्वी घूमते घूमते यहाँ सेंटर पर है और चंद्रमा पृथ्वी से पीछे साइड में, चंद्रमा पृथ्वी से पीछे साइड में यहाँ पर है। ये भी तो परिक्रमा कर रहा है पृथ्वी का ना, तो परिक्रमा करते करते कहाँ पहुंचा पृथ्वी से? इस जगह पर। उससे कोई मतलब नहीं है, चांद छोटा है। और फिर से बना दे रहे हैं, फिर तो लोगों को पिक्चर दिख नहीं रहा है। ये अपना सन है, ठीक है, सन है ये। अब पृथ्वी तो सन के चारों ओर घूम रही है, पृथ्वी सन के चारों ओर घूम रही है। और एक समय ऐसा आया कि अर्थ यहाँ पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? बीच में। और इस अर्थ के चारों ओर कौन कौन घूम रहा है? चंद्रमा। और चंद्रमा इस समय कहाँ आ गया? इस जगह है। चंद्रमा कहाँ है? पृथ्वी से इस साइड में है। तीनों एक लाइन में आया, आ गया। एक सीधा में आया कि नहीं आया? आ गया। लेकिन पृथ्वी जो है वो कहाँ है? सूर्य और चांद के बीच में। बीच में कौन है? अर्थ, बीच में। अब बताओ, चंद्रमा का तो अपना प्रकाश होता नहीं है। चंद्रमा कैसे चमकता है? सूर्य के प्रकाश से चमकता है। अब सूर्य का प्रकाश को ये पृथ्वी जाने नहीं दे रहा है, चंद्रमा तक जाने दे रहा है, रोक दे रहा है। कौन सा ग्रह को आप लोग पता है? सूर्य से ही ना सभी को प्रकाश मिलता है। हाँ, तो जो भी चंद्रमा होता है उसको प्रकाश नहीं होता है। तो अब चंद्रमा का अपना तो प्रकाश है नहीं। अब ये प्रकाश कहाँ पहुंचा? पृथ्वी तक पहुंचा, लेकिन चांद तक नहीं पहुंच रहा है। अब चांद तक कोई प्रकाश नहीं पहुंचेगा तो हम देख पाएंगे उसको? नहीं। तो इंसान का अति क्या है, लगता है चांदे गायब हो गया है, कुछ हो गया चांद को, तो चांद में क्या लग गया? ग्रहण लग गया। अरे उसको कुछ नहीं हुआ है, बीच में हम आ गए हैं, हमारे वजह से प्रकाश वहां तक नहीं गया पृथ्वी। अब पृथ्वी प्रकाश को जाने ही नहीं दे रहा चांद तक, तो हम इस ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं? जब इसमें प्रकाश आया तब। इसको अंधेरा में रख देंगे ऐसे करके देख लोगे? नहीं। तो जब इसमें प्रकाश आता है, प्रकाश से रिफ्लेक्शन होता है, रेटिना तक पहुंचता है, तब हम जाकर के किसी वस्तु को देख सकते हैं। अब बेचारे के पास प्रकाश ही नहीं आ रहा है, प्रकाश नहीं आ रहा है तो रिफ्लेक्शन होगा? नहीं होगा। तो ये हमारे आंखों को दिखेगा? नहीं दिखेगा। हमको नहीं दिख रहा है तो कह रहा है कि चांद में लग गया है ग्रहण। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, चांद कुछ नहीं हुआ है, चांद ज्यों का त्यों है, बस थोड़ा देर का बात है। बीच में पृथ्वी घूमते घूमते पहुंच गई है दोनों के बीच में, इसलिए इसका प्रकाश यहाँ तक नहीं पहुंच रहा है। तो समझ में आया? बिल्कुल नहीं देख पाएगी, क्योंकि नहीं दिखाई पड़ेगा। जो कोई भी चीज हम आंख से तभी देख सकते हैं जब उस पर कोई प्रकाश पड़े, ठीक है। आंख पे वस्तु पर प्रकाश पड़ेगा तो उसका जो रिफ्लेक्शन है हम लोगों के रेटिना तक आएगा, और तब रेटिना उस वस्तु को देख सकेगा। अब यहाँ पर कोई प्रकाश ही नहीं जा रहा चंद्रमा तक, तो रिफ्लेक्शन हो नहीं रहा है लाइट का,
तो फिर हम कैसे उस वस्तु को देख पाएंगे? तो क्या हो गया, बीच में कौन आ गया, पृथ्वी। तो बीच में दो दो ही चीज आ सकता है, सन तो बिल्कुल स्टेबल है, तो सन बीच में कभी आ ही नहीं सकता, इसलिए ऑप्शन में दे देगा एकदम बिल्कुल कि बीच में सूर्य आ गया। ठीक है, तो जैसे ही बीच में सूर्य का ऑप्शन मिले सीधे काट देना। हाँ बिल्कुल, गैलेक्सी में ना, वो बहुत दूर की बात है। नहीं, इसको हम लोग सेंटर पे मान रहे हैं, इसको बिल्कुल स्थिर मार के सोलर सोलर सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो सन यहाँ है, तो घूम रहा है सन के चारों ओर कौन, अर्थ। जितने भी ग्रह हैं सभी सन के चारों ओर घूम रहे हैं, और इस पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। पृथ्वी का अपना उपग्रह है चंद्रमा। उपग्रह का अर्थ होता है जो उस ग्रह के चारों ओर घूमे। उपग्रह क्या होता है, जो ग्रह के चारों ओर घूमे। तो इस ग्रह मतलब अर्थ ग्रह जो है, पृथ्वी जो ग्रह है, इसके चारों ओर कौन घूम रहा है, चंद्रमा घूम रहा है। और अब एक ऐसी स्थिति आ रही है कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक लाइन में तो है, लेकिन बीच में कौन है, पृथ्वी है। अब पृथ्वी कोई प्रकाश जाने नहीं दे रहा, कहां तक, चंद्रमा तक। तो हमने क्या कह दिया, चांद में ग्रहण लग गया। स्टेटमेंट पूरा हुआ, नोट करके लिखो। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन लगता है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन लगता है। पूर्णिमा को इंग्लिश में क्या लिखेंगे, फुल मून। इस दिन चंद्रमा फुल मून। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन लगता है, परंतु प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं लगता है। परंतु प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं लगता। अब जैसे आने वाला जो पूर्णिमा है, तो क्या होना चाहिए, पूरा लाइट होना चाहिए, लाइटेड होना चाहिए। एक एग्जांपल ले रहे हैं कि अगला महीना का कोई पूर्णिमा आने वाला है, ठीक, तो उस दिन क्या होना चाहिए, पूरा प्रकाशमय होना चाहिए, लाइटेड। फुल मून, मून एकदम पूरा है, नया है। पूर्णिमा के दिन क्या होता है, पूरा प्रकाश होता है। लेकिन उस दिन क्या हो रहा है कि अचानक से पृथ्वी बीच में आ गई। कौन आ गई, पृथ्वी बीच में आ गई। घूमते 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 पृथ्वी बीच में आ गई। तो जितना देर वो रही दोनों के बीच में, उतना देर रहता है अंधकार। अंधकार रह गया, तो अंधकार रह गया तो रात में न अंधकार रह रहा है। कहाँ रह रहा है, कब, रात में रह रहा है। तो रात में कौन दिखता है हम लोगों को, चांद। और चांद अब बीच में दिख नहीं रहा, क्यों, पृथ्वी आ गई इसीलिए चांद अब नहीं दिख रहा है। तो पूर्णिमा के दिन ही चांद नहीं दिखेगा। चंद्रग्रहण कब लगेगा, पूर्णिमा के दिन। सूर्य ग्रहण कब लगेगा, अमावस्या के दिन। क्लियर हो गया, अब भूलेगा। देखो होता तो वो पूरा समय एक ही होता है, 24 घंटा ही होता है, लेकिन तुमको चांद कब दिखाई देता है, रात में। और सूर्य कब दिखाई देता है, दिन में। अब क्लियर हुआ। तो जब देखने की बात आएगी, चंद्रग्रहण देखने की बात आएगी, तो कब तुम देखोगे, रात में। और सूर्य ग्रहण देखने की बात आएगी तो कब देखोगे, दिन में। क्योंकि सूर्य को देखने की बात हो रही है। तो थोड़ा देर के लिए सूर्य और चंद्रमा के बीच, सूर्य और अर्थ के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य नहीं दिखने लगता है। चंद्रमा जब बीच में आ गया पृथ्वी और सूर्य के, तो सूर्य नहीं दिखने लगता है, तो हम लोग बोले सूर्य ग्रहण। और जब पृथ्वी आ गई चंद्रमा और सूर्य के बीच में, तो हम लोगों को क्या नहीं दिखने लगा, चंद्रमा नहीं दिखने लगा, तो हमने उसको क्या कह दिया, चंद्र ग्रहण। कौन सा, हाँ वो तो दिखता ही है, सूर्य के ऑपोजिट साइड में वो दिखेगा। हमने क्या कहा कि सूर्य का जो प्रकाश है, चंद्रमा कुछ नहीं है, एक ऐसा चीज है, एक ऐसा वस्तु है जिस पर प्रकाश पड़ता है सूर्य का तो वो चमकता है। अब सूर्य का बहुत ज्यादा प्रकाश अभी है, तो अभी तुमको वो नहीं दिखेगा, लेकिन सुबह के समय में भी दिख जाएगा, शाम के समय में भी दिख जाएगा। सूर्य के उल्टा साइड दिखेगा। जब कभी भी चंद्रमा दिखेगा तो सूर्य के उल्टा साइड दिखेगा, क्योंकि इसका प्रकाश इधर से फैला, उसमें टकराया, तो तुमको उसके जस्ट अपोजिट साइड में दिखेगा। तो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण क्लियर। चंद्र ग्रहण कौन दिन होता है,
चंद्र ग्रहण कौन से दिन होता है? सभी पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। सूर्य ग्रहण के संबंध में, सूर्य ग्रहण के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। सूर्य ग्रहण के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। एक, रोमन लिपि में एक, सूर्य ग्रहण प्रत्येक अमावस्या को होता है। सूर्य ग्रहण प्रत्येक अमावस्या को होता है। दो, सूर्य ग्रहण की स्थिति में, सूर्य ग्रहण की स्थिति में सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीध में नहीं होते हैं, एक सीध में नहीं होते हैं। हो गया। सी मतलब तीसरा कथन, सूर्य ग्रहण के दिन, सूर्य ग्रहण के दिन हमें सूर्य नहीं दिखाई पड़ता है। सूर्य ग्रहण के दिन हमें सूर्य नहीं दिखाई पड़ता है क्योंकि सूर्य तथा पृथ्वी के बीच, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। क्या लिखे थे ऊपर में क्वेश्चन में? निम्नलिखित कथनों पर विचार कर। अब नीचे लिखो, उपरोक्त कथनों में से, नहीं नहीं नंबर नहीं देना है, सीधे लिखो, उपरोक्त कथनों में से सही नहीं है, उपरोक्त कथनों में से सही नहीं है। ऑप्शन ए, एक तथा दो। ऑप्शन बी, दो तथा तीन। ऑप्शन सी, केवल एक। ऑप्शन डी, केवल तीन। ऑप्शन सी क्या बोले थे? केवल, केवल एक। ऑप्शन ए में क्या बोले? एक और दो। बी में क्या बोले? दो तथा तीन। सी में क्या बोले? केवल एक। और डी, केवल तीन। क्या होगा आंसर? टिंकू, टॉपिक वही, क्वेश्चन को थोड़ा, आप प्रीति बताइए। क्या होगा आंसर? ए नंबर। बबलू, सारी रामायण पढ़ा दिए हैं, जल्दी से बता दो आंसर क्या होगा। नरेश, आप पूछा क्या है क्वेश्चन में? क्या पूछा है? कि सही नहीं है, बस वही आंसर मारना है।
एक तथा दो। ऑप्शन नंबर ये कोई क्वेश्चन हम बनाए हैं, अभी जस्ट बना है, ये कोई कहीं क्वेश्चन मिलने वाला नहीं है। नहीं, ऑप्शन तो चेंज जरूर रहेगा, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, ऑप्शन चेंज जरूर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रग्रहण की स्थिति में सही कथन है। चंद्रग्रहण की स्थिति में सही कथन है। कथन एक, हाँ रोमन, चंद्रग्रहण प्रत्येक पूर्णिमा को लगता है। चंद्रग्रहण प्रत्येक पूर्णिमा को लगता है। बी, चंद्रग्रहण की स्थिति में सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीध में रहते हैं। चंद्रग्रहण की स्थिति में सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीध में रहते हैं, परंतु मध्य में सूर्य होता है। एक सीध में रहते हैं परंतु मध्य में सूर्य रहता है। कथन तीन, चंद्रग्रहण की स्थिति में सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीध में रहते हैं। सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीध में रहते हैं तथा पृथ्वी कौमा चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है। तथा पृथ्वी कौमा सूर्य तथा कहाँ छूट गया तुम लोग? एक सीध में रहते हैं तथा पृथ्वी कौमा चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है। पृथ्वी कौमा चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है। क्या कथन हुआ? तीन। क्या पूछे हैं? सही है। ऑप्शन ए एक तथा दो। ऑप्शन बी केवल दो। दूसरा कथन क्या है? दूसरा कथन क्या था? केवल तीन। ऑप्शन सी केवल तीन। और ऑप्शन डी एक, दो तथा तीन। ऑप्शन डी एक, दो तथा तीन। पहले प्रश्न पढ़ो उसके बाद आंसर देना। क्या पूछे हैं उस पर ध्यान दो। सही है, सही नहीं है? हाँ, कौन सा स्टेटमेंट सही है? तीनों स्टेटमेंट सही है। 3 नंबर में केवल 3 लिखे हैं। 3 नंबर में तो 1, 2, 3 लिखा है। सी नंबर में क्या लिखे हैं? केवल 3। केवल तीन। कौन सा सही नहीं है और कौन सा सही है? प्रीति, जूली, ताहिर, सब कोई बोलो। हाँ, सूर्य कभी भी मध्य में नहीं होता है। जब भी आएगा तो बीच में या तो पृथ्वी आएगा या फिर चंद्रमा आएगा। वो ऑप्शन ही काट दो सीधे। सिर्फ और सिर्फ
सी सही है। ठीक है, देखो तुरंत छक लेगा क्वेश्चन। हाँ, वहां परंतु लगा दिए है ना। आंसर क्या होगा? सी। अब समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे घूमता है। अब इससे ज्यादा इससे तो क्वेश्चन नहीं आएगा। अगला टॉपिक लिखो, अयनांत या संक्रांति। अयनांत या संक्रांति, क्या होता है संक्रांति, क्या होता है अयनांत? ये लास्ट टॉपिक आज कराएंगे। अयनांत या संक्रांति। देखो सूर्य की, ये बताएंगे तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन जाएगा। क्या लिखे, अयनांत या संक्रांति। यहां से हमेशा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन रहता है। अगर सूर्य ग्रहण से क्वेश्चन नहीं देगा तो अयनांत से क्वेश्चन देगा। याद ही नहीं होगा, आज ही हिस्ट्री ज्योग्राफी हमसे पढ़ाया है, 2 साल हो गया उसका पढ़ा हुआ। हालांकि बहुत कुछ याद होगा उसको। क्या बोल रहे थे, अयनांत या संक्रांति। देख दो, सूर्य की अयन अयन रेखीय, सूर्य की अयन रेखीय ब्रैकेट में कर्क तथा मकर रेखा, कर्क तथा मकर रेखा, ब्रैकेट बंद करो। जमशेदपुर की रांची, रांची बताएंगे क्वेश्चन। क्या लिखे, सूर्य की अयन रेखीय ब्रैकेट में कर्क रेखा तथा मकर रेखा ब्रैकेट बंद स्थिति को अयनांत या संक्रांति कहा जाता है। अयनांत या संक्रांति कहा जाता है। हो गया। देखो अयनांत या संक्रांति 2 प्रकार के होते हैं। नीचे, अयनांत या संक्रांति 2 प्रकार के होते हैं। पहला ग्रीष्म अयनांत, नीचे लिखना, पहला ग्रीष्म अयनांत, ग्रीष्म अयनांत के कर्क संक्रांति, ग्रीष्म अयनांत या कर्क संक्रांति। इंग्लिश में इसको लिखो समर, ग्रीष्म, ग्रीष्म, ग्रीष्म अयनांत या कर्क संक्रांति। इंग्लिश में समर, SOLSTICE, SOLSTICE। क्या पढ़ेंगे इसको, सोल्स्टाइस, LSTICE। हाँ, गर्मी का तो क्या समर, अयनांत के लिए क्या बोल रहे हैं, सोल्स्टाइस। ग्रीष्म अयनांत, ग्रीष्म अयनांत, और या इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, कौन सा संक्रांति, कर्क संक्रांति। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्रीष्म अयनांत या कर्क संक्रांति। अच्छा, उससे पहले थोड़ा सा बता दें, मकर रेखा क्या होता है, कर्क रेखा क्या होता है। ये हमारी पृथ्वी है। उस दिन बताए थे, ये 0 डिग्री लाइन है बीचों बीच, 0 डिग्री रेखा भूमि को बीचों बीच से काटती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा।
इसको क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल लाइन। इक्वल बराबर बराबर भागों में बातें हैं। इक्वल मतलब बराबर, भूमध्य भूमि के मध्य, इसी से नाम हो गया इक्विटोरियल, इक्विटोरियल लाइन। समझ में आ गया? पृथ्वी को बीचों बीच कौन बांट बांट रहा है? 0 डिग्री रेखा या इक्वेटोरियल रेखा या भूमध्य रेखा, एक ही बात है। इसको 3 भाग में हम लोग मुख्यतः डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक होता है 23.5 डिग्री लाइन, 23.5 डिग्री रेखा, इसको बोलते हैं हम लोग 23.5 डिग्री वाले को क्या बोलते हैं? अक्षीय झुकाव, ठीक है। 23.5 डिग्री वाले लाइन को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। क्या बोलते हैं इसको? कर्क रेखा। इंग्लिश में कर्क रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हैं? अच्छा ठीक है, इसके थोड़ा सा ऊपर जाओ, फिर यहां से इस तरह से, इस लाइन का पीक पॉइंट को बोलेंगे 66.5 डिग्री लाइन, इसको बोलते हैं मकर रेखा। इसको क्या बोलते हैं? मकर रेखा। और यहां जब पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, ये होता है 90 डिग्री लाइन। कितना होता है? 90 डिग्री। इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल। ऊपर में है तो नॉर्थ पोल, और नीचे में है 90 डिग्री पर तो साउथ पोल। अब यही लाइन जब घूम करके इधर से आएगी, तो इसको बोलेंगे 23.5 डिग्री साउथ, इसको 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये हो गया 23.5 डिग्री साउथ। और फिर नीचे आएंगे एक, तो ये हो गया 66.5 डिग्री साउथ, ठीक है। 66.5 डिग्री साउथ। इतना तक कोई दिक्कत? बोलो, बोलो तुम लोग कुछ। बोलिए नहीं रहा है कोई। आइए प्रीति, तब आगे बताएंगे, नहीं बताएंगे तो नहीं बोलेंगे आगे। कर्क रेखा मकर रेखा में कोई दिक्कत? हम्म? प्रीति है कि नहीं? सुत गई सब कोई? आवाज नहीं जा रहा मेरा क्या? नहीं जा रहा है? चलो, इतना समझ में आ गया। हम लोग क्या बात कर रहे थे अभी? ग्रीष्म अयनांत की। तो लिखो ग्रीष्म अयनांत कौन दो होते हैं, उसी में अयनांत 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन? ग्रीष्म अयनांत कर्क संक्रांति, और दूसरा, दूसरा नहीं लिखवाए हैं, और दूसरा शीत अयनांत, दूसरा शीत अयनांत, शीत अयनांत ऑब्लिक दे के लिखना मकर संक्रांति। शीत अयनांत मकर संक्रांति। दूसरा क्या बोले? शीत अयनांत ऑब्लिक में मकर संक्रांति। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? विंटर, SOLSTICE। हाँ, विंटर, WINTER। अब एक नंबर देके लिखो ग्रीष्म अयनांत या कर्क संक्रांति, उसके बारे में बात करते हैं। ग्रीष्म अयनांत या कर्क संक्रांति।
लिख लिए? देखो 21 जून को सूर्य 21 जून को सूर्य कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ पर लंबवत चमकती है, लंबवत चमकता है, लंबवत चमकता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की सबसे अधिक ऊंचाई होती है, सूर्य की सबसे अधिक ऊंचाई होती है और यहाँ दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। इसी कारण उत्तरी गोलार्ध में इस समय ग्रीष्म ऋतु होती है, इसलिए इसे ग्रीष्म संक्रांति या कर्क संक्रांति भी कहा जाता है, इसलिए इसे ग्रीष्म संक्रांति या कर्क संक्रांति भी कहा जाता है। बोर्ड देखो, अगर ये पृथ्वी है तो ये 4 भाग में बट गया है। अब बताओ भारत कहाँ स्थित है? तो भारत है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, कुछ इस जगह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, कुछ इस तरह से। अगर ये भारत है, ठीक, अगर ये भारत है, कहाँ, कौन सी जगह? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ये हो गया नॉर्थ, ये साउथ, और ये यहाँ पे ईस्ट, और ये वेस्ट। तो ऊपर है, भूमध्य रेखा से ऊपर है कि नहीं? तो उत्तर साइड हो गया। और इस लाइन से ये लाइन है, इससे किधर है? दाहिना है। तो दाहिना है तो पूरब, तो उत्तर पूर्व। तो अगर पूरे विश्व मानचित्र पर देखें तो भारत कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्व में स्थित है। भारत कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में कि दक्षिणी गोलार्ध में? ऊपर में है तो उत्तरी गोलार्ध में है, जो नीचे होगा वो दक्षिणी गोलार्ध में होगा। तो भारत कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। किस एंगल में है? तो उत्तर पूर्व में है, उत्तर पूर्व में है। अब जून जुलाई में हम लोगों के यहाँ क्या होता है? गर्मी की ठंडा? गर्मी। क्यों? क्योंकि हम लोग उत्तरी गोलार्ध में। और अभी क्या बोले कि जो उत्तरी गोलार्ध है वहां पे सूर्य सबसे उच्च होता है, ऊंचा रहता है, सबसे ऊंचा रहता है, इस कारण वहां गर्मी ज्यादा पड़ती है। तो कब की घटना? 21 जून। कर्क संक्रांति कब होगा? 21 जून को होगा। कर्क संक्रांति कब होगा? क्यों? क्योंकि इसी दिन कर्क रेखा पर जो सूर्य होता है पूरा लंबा खड़ा रहता है, एकदम 90 डिग्री पर, एकदम बिल्कुल उस रेखा के सीधा ऊपर में। अगर सूर्य हमारे एकदम माथा के जस्ट ऊपर में रहे तो कितना गर्मी पड़ेगा? तो 21 जून को सूर्य जो होता है कर्क रेखा के ऊपर सीधा 90 डिग्री पे रहता है, लंबवत रहता है। अभी आ रहे हैं। अच्छा वो छोड़ो, अभी हम जो बता रहे हैं सुनो। अभी हम क्या बोले? 21 जून को सूर्य जो है लंबवत रहता है, किसके? कर्क रेखा के। अगर कर्क रेखा पर जो भी जगह स्थित है, जो भी देश स्थित है, वहां पे गर्मी उस समय ज्यादा पड़ेगा। रांची कौन से जगह रेखा पर है? कर्क रेखा पर है। गर्मी क्या पड़ेगा जून में? यहाँ ज्यादा पड़ेगा।
समझ में आया? तो कर्क रेखा के आसपास का जितना भी देश है वो जून जुलाई महीना में गर्म होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य उस समय उसके ऊपर लंबवत रहता है, और खास तौर पे 21 जून को तो पूरा 90 डिग्री पे आ जाता है, पूरा 90 डिग्री पे आ जाता है, तो गर्मी का मौसम रहता है। इसलिए उसको हमने क्या नाम दे दिया? ग्रीष्म अयनांत या कर्क अयनांत। ग्रीष्म अयनांत या कई तारीख को? दिन याद रहेगा? अगर पूछे कि ग्रीष्म अयनांत के समय या कर्क अयनांत के समय दक्षिणी वाला का क्या स्थिति होगा? ठंडा होगा। अगर यहाँ ऊपर गर्म है, यानी सूर्य यहाँ इस स्थिति में है, यहाँ पर 90 डिग्री है, इधर तो सूर्य का प्रकाश बहुत कम आएगा। अगर कम आएगा तो वहां क्या होगा? ठंडा होगा। तो नोट करके लिख लेना है। कर्क अयनांत के समय, कर्क अयनांत के समय दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य तिरछा चमकता है, जिससे यह रातें बड़ी और दिन छोटे होते हैं, जिससे यह रातें बड़ी और दिन छोटे होते हैं। ऐसे भी ठंडा का दिन को अगर देखो तो रात बड़ा कि दिन बड़ा? 5 बजे लगने लगता है कि अंधेरा हो गया, नहीं? अब भोरे 6, साढ़े 6, 7 बजे तो लगता है कि अंधेरे है, तो रात क्या हो जाती है? बड़ी। ठंडा के दिन में रात बड़ी। तो जहां ठंडा पड़ रहा है तो वहां रात बड़ी, दिन छोटा। जहां गर्मी पड़ रहा है तो वहां रात छोटा, दिन बड़ा। तो अगर कर्क अयनांत की बात करें तो इस समय यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में क्या हो रहा है? दिन बड़ा कि रात बड़ा? उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा के दिन बड़ा कि रात बड़ा? दिन क्या हो जाएगा? रात छोटा। ये भी लिखो। कर्क अयनांत के समय उत्तरी गोलार्ध में, नीचे, हाँ नोट में ही दूसरा पॉइंट है उसी का, या जबकि करके लिखता तो दोनों एक साथ होता लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए नीचे पॉइंट बनवा दिए। कर्क अयनांत के समय उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा और रातें छोटी होती हैं। दिन बड़ा और रातें छोटी होती हैं। समझ में आया? उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा, दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा होगा। उत्तरी गोलार्ध में दिन रात छोटा होगा, दक्षिणी गोलार्ध में रात बड़ा होगा। जहां ठंडा वहां रात बड़ा। ठीक है, रजाई तान के सोते रहो 14-15 घंटा। समझ में आ गया? कंफ्यूज करेगा फिर। अब दूसरा संक्रांति आओ, शीत अयनांत, मकर संक्रांति। शीत अयनांत, मकर संक्रांति। दूसरा अयनांत की बात कर रहे हैं, 2 नंबर दो इसका। हम लोग 14 जनवरी को मनाते हैं ना मकर संक्रांति। लेकिन याद है यहाँ का मकर संक्रांति और ओवरऑल मकर संक्रांति में अंतर है। हम लोग जनवरी में ठंडा के महीना में मनाते हैं, लेकिन ये गर्मी का समय का है। अच्छा देखते हैं मकर संक्रांति में क्या होता है। कई तारीख को मनाते हैं हम लोग? 14 जनवरी को। ठंडा का भी मौसम रहता है, तो शीत अयनांत मान सकते हैं। अच्छा पॉइंट बना के लिखो, क्या डेट लिखो शीत अयनांत दे करके। देखो 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को सूर्य 22 दिसंबर को सूर्य दक्षिणी गोलार्ध के सम्मुख रहता है। 22 दिसंबर को सूर्य दक्षिणी गोलार्ध के सम्मुख रहता है, जिससे
जिससे दक्षिणी गोलार्ध के सम्मुख रहता है, जिससे सूर्य 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा, 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा। क्या हो गया? वो बैटरी डिस्चार्ज होने वाला है। तुम लोगों को बोर्ड दिख रहा है कि नहीं ठीक से? जल्दी जल्दी बोलो, बैटरी डिस्चार्ज हो गया। नहीं तो कल लिखा है, ये तो कल करेंगे, ये कल करेंगे। हाँ पूरा कर देना है, स्टेटमेंट बोल दे रहे हैं। क्या लिखवा है? 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा पर लंबवत रहता है, मकर रेखा पर लंबवत रहता है, जिससे जिससे दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म होता है, ग्रीष्म ऋतु, जिससे दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है। इसलिए इस स्थिति को मकर संक्रांति कहा जाता है। कहाँ लंबवत है अब ये? अब सूर्य कहाँ आ गया? नहीं, अभी हम बता रहे हैं ना क्यों लिखवा रहे हैं। पहले सूर्य कहाँ था? यहाँ था, उत्तरी गोलार्ध में था। उत्तरी गोलार्ध में हो गया गर्मी। अब कहाँ आ गया? 23.5 डिग्री, यही वाला जो लाइन है यहाँ, ये 23.5 डिग्री साउथ वाला मकर रेखा पर, ये हो गया हम लोगों का मकर रेखा। तो सूर्य यहाँ आ गया, ये वाला एरिया गर्म हो गया, ये वाला एरिया गर्म हो गया। तो 23.5 डिग्री साउथ जो मकर रेखा है, यहाँ सूर्य लंबवत है, तो गर्मी यहाँ पड़ गया। जहां गर्मी पड़ेगा वहां दिन बड़ा, रात छोटा। अब उत्तरी गोलार्ध में क्या हो रहा है? सूर्य तो सीधा नहीं पड़ रहा है, वहां तिरछा पड़ रहा है। उत्तरी गोलार्ध में क्या है? वहां क्या हो जाएगा? वहां ठंडा हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ का जो विंटर सोल्स्टाइस है, कौन सा शीत अयनांत है, वो कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। और 22 दिसंबर को सूर्य कहाँ रहता है? 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा में, ऊपर में नहीं, नीचे में। ऊपर में होता है कर्क रेखा, नीचे में मकर रेखा। 23.5 डिग्री नॉर्थ को बोलते हैं कर्क रेखा। हाँ, 23.5 डिग्री साउथ को बोलते हैं मकर रेखा, और ये होता है 22 दिसंबर को। हाँ, 22 दिसंबर। हम लोग भी तो है उत्तरी गोलार्ध में। हम लोग कहाँ है अभी? उत्तरी गोलार्ध में। और सूर्य कहाँ जा रहा है धीरे धीरे दिसंबर में? दक्षिणी गोलार्ध में। सूर्य अभी कहाँ जा रहा है? धीरे धीरे दक्षिणी गोलार्ध की ओर जा रहा है। तो 22 दिसंबर आते आते पूरे कहाँ आ जाएगा? 23.5 डिग्री मकर रेखा पर आ जाएगा। 22 दिसंबर को कहाँ आ जाएगा? मकर रेखा पर आ जाएगा। जब मकर रेखा पर यहाँ सूर्य जाएगा तो हम यहाँ रहेंगे तो हमको ठंडा नहीं लगेगा, तिरछा पड़ेगा यहाँ पे सूर्य। ठीक है, इसलिए धीरे धीरे हम लोग ठंडा की ओर जा रहे हैं। गर्मी कहाँ हो रहा है? दक्षिणी गोलार्ध का जो कंट्री है वहां पे गर्मी होना शुरू हो गया, वहां ज्यादा गर्मी पड़ रहा है हम लोगों के यहाँ अभी के समय में। 22 दिसंबर आने वाला है, तो उधर सूर्य इधर की ओर आ रहा है ना। पहले सूर्य यहाँ था, यहाँ से नीचे आएगा, अभी हम कल बताएंगे। सूर्य पहले यहाँ से यहाँ आता है, फिर यहाँ से यहाँ जाता है, फिर यहाँ से यहाँ आता है, फिर इसका यही चक्कर चलते रहता है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। ठीक है, तो कल बताएंगे इसको। ठीक, क्लास एंड कर रहे हैं।